नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर 13। ठीक है, इसके पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, अगर इन प्रैक्टिस सेटों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो मानकर चलिए आपके पेपर में लगभग पूरे नंबर आ सकते हैं। यानी कि आपके 30 नंबर का होगा या जो साइंस का होगा उसमें आप 25 प्लस मार्क आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी पर जाएंगे, वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना है टेलीग्राम पेज में, वहाँ पर टाइप करना है शोभित एकेडमी, वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है यहाँ पर, गलत कथन पहचानना है हमें। ठीक है, गलत कथन इसमें कौन सा पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण बल कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन दिया गया। दूसरा है, लोटनी घर्षण बल सर्पी घर्षण बल से कम होता है। उसका तीसरा ऑप्शन दिया है, तरल में गति करते समय किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। उसका चौथा ऑप्शन दिया है हमें, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण की वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो हमें सही ऑप्शन निकल कर आता है वो हो जाता है आपका डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें गलत है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन इसमें चूज करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। आप इसको नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है। अतः मशीनों के भागों में बॉल बेयरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। उसका दिया गया है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। अगला ऑप्शन दिया गया है, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। हमें बताना है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो जो ये ऑप्शन हमारा जो पहला हो गया, ये भी हमारा गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है, लेकिन सही ऑप्शन हमारा निकल कर आता है बी। केवल बी ऑप्शन इसमें सही है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यह नीचे देख भी सकते हैं, लिखा गया है, जिंक कॉपर को और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो होता है कॉपर से और आयरन से अधिक क्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे में कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। पहला दिया गया है, कमरे का तापमान मापने के थर्मामीटर का प्रेशर 30 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा दिया गया है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा दिया गया है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। और डी नंबर दिया गया है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। और उसका ऑप्शन जो आपका सही निकल कर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर का लेवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। यही कारण है इस थर्मामीटर का परिसर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अतः प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता हो जाता है यहाँ पर सी।
ठीक है, ये आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले का कैलोरी मान ऊष्मीमान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। हमें इसमें गलत ऑप्शन चुनना है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें बायोगैस का कैलोरी मान या ऊष्मीमान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। उसका दिया गया है सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। अगला ऑप्शन दिया गया केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन आ जाता है हो जाता है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका गलत है। वही ऑप्शन हमें चूज करना था गलत, यानी कि बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, ये गलत है, क्योंकि एलपीजी का मान जो होता है कैलोरी मान और बायोगैस से अधिक होता है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाता है, यही हमें चूज करना था। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सबके मान भी दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इधर ईंधन दिया गया, उधर उसके कैलोरी मान दिए गए। जैसे यहाँ गोबर के उपले जो है उनका होता है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक, उसका देखिए लकड़ी दिया गया 17000 से 22000, कोयला दिया गया 25000 से 33000, पेट्रोल 45000, केरोसिन 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, सीएनजी 50000। ठीक है, उसका एलपीजी गैस देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया 55,000, बायोगैस 35,000 से 40,000, उसका हाइड्रोजन 15,000। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है वो निकल कर आता है आपका 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की इसमें कैलोरी मान होता है, ऊष्मीमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बस यात्री अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में कुल कितनी दूरी तय करेगी, हमें बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो दूरी तय की गई वो हम निकालेंगे। तो पहली यात्रा में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय, तो 10 किलोमीटर दूरी चलेंगे। ठीक, क्योंकि हमें 4 और समय दिया था। दूसरे द्वारा जो चली गई दूरी 4 गुणे समय यानी कि 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, इसलिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी 10 + 12 यानी कि 22 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन जो इसमें निकल कर आता है वो आपका हो जाता है ए, यानी कि 22 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानना है हमें। प्रकाश की गति सरल रेखीय है। बी ऑप्शन दिया गया सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। अगला ऑप्शन देखते हैं। सभी आवर्त गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गतियां होती हैं। उसका दिया गया पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। तो सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी का पेंडुलम देखे होंगे ऐसे से हिलता है, वो क्या होता है आवर्ती गति, बार बार दोहराता है। सभी आवर्त गतियाँ वर्तुल वृत्ताकार गतियाँ नहीं होती हैं। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजाते समय ढोलों या तबलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गति हैं। ठीक है, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा दिया गया है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तीसरा दिया गया है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अगला दिया गया है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता हो जाता है ए, उसके बाद बी गलत हो जाता है आपका सी और डी। ए सी डी आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं, नीचे देख भी सकते हैं ए सी डी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यहाँ नीचे भी लिखा गया है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। ठीक, यह प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। उसका दिया गया विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है। उसका दिया गया विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। उसका डी ऑप्शन दिया गया है विज्ञान सीखने के अंत विषयक क्षेत्र है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है सी। ठीक है, क्योंकि यही हमसे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो सी नंबर गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं, लिखा गया है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। विज्ञान हमेशा प्रकृति से जूझने के लिए नए नए औजारों का निर्माण करता है और इसे समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचे को विकसित करने की ओर अग्रसर होता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्ययों एवं संप्रत्याय योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के प्रतिनिष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, कक्षा कक्ष संस्कृत के प्रतिनिष्ठ, उसका दिया गया विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ। ठीक है, इसमें से जो आपका सही ऑप्शन निकल कर आता है वो हो जाता है ए, यानी कि बच्चे के प्रतिनिष्ठ। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं, लिखा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो विज्ञान बच्चों के परिवेश, स्थानीय और ग्लोबल के संदर्भ में रखकर सिखाएं ताकि बच्चा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच के संबंधों को समझ सके और रोजगार हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। पहला में दिया गया ऐतिहासिक, दूसरा दिया गया पर्यावरण संबंधित, तीसरा दिया गया प्रक्रियात्मक और चौथा दिया गया है संज्ञानात्मक। तो जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है वो हो जाता है यहाँ पर सी, यानी कि प्रक्रियात्मक। यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं, लिखा गया है एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की प्रक्रियात्मक वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोगों द्वारा होती है। प्रक्रियात्मक पाठ्यचर्या में शिक्षार्थियों को क्रियाकलाप और प्रयोगों के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया होता है। ऐसे पाठ्यचर्या में शिक्षार्थियों को स्वयं खोजने के अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकते हैं। पहला दिया गया है यह बच्चे के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। बी दिया गया है ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। उसका सी दिया गया है यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। उसका डी दिया गया है यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है वो हो जाता है आपका पहला ऑप्शन भी सही है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। बाकी ए बी सी सही हैं। तो हम नीचे देखते हैं ए बी सी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। शैक्षणिक भ्रमण के लिए वास्तविक जीवन के अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यह बच्चे के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के अवलोकन को बढ़ावा देता है। कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए प्रेरित करता है। स्थानीय रुचि को विकसित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला में ऑप्शन दिया गया है जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना।
अगला ऑप्शन हमें दिया गया है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, और सी ऑप्शन दिया गया है अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना। उसका डी ऑप्शन दिया गया बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा की का पोषण करना। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य निम्न होना चाहिए। ठीक है, पहला जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। अगला दिया गया वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं सहयोग के मूल्यों को आत्मसात कराना, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। उसका दिया गया है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। फिर दिया गया बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के लिए प्रदर्शन, स्क्रिप्ट्स व नाटकों का आयोजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें दिया गया है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। सी ऑप्शन दिया गया शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, और डी ऑप्शन दिया गया है बच्चों को कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। तो जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ हो जाता है बी। ठीक है, यानी कि बच्चों को समूह में आपस में चर्चा, इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा भी गया है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। जब बच्चे समूह में चर्चा परिचर्चा करते हैं तो वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तथा दूसरों के विचारों को तर्क के आधार पर ग्रहण करते हैं। इससे उसमें और आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने के मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। रेखांकित हमारा ये देखिए, ठीक, जो रेखांकित शब्द है उससे संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं हमें दिया गया है विश्लेषण करना, उसके दिया गया अनुप्रयोग करना, उसका दिया गया है बोध करना, उसका दिया गया है सृजन करना। तो जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता हो जाता है बी, यानी कि अनुप्रयोग करना। ठीक, यानी कि अप्लाई करना चीज़ों को। तो यहाँ देख सकते हैं नीचे सही ऑप्शन बी आपका हो जाता है। यदि कोई शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण करके करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह बच्चों को संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग स्तर के उद्देश्य का शिक्षण कर रहा है। अनुप्रयोग स्तर के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कार्यों का शिक्षण प्रयोगात्मक स्तर पर किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी संक्रियता से क्रिया के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? पहला ऑप्शन दिया गया क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, उसका दिया है विज्ञान का कोना बनाना, उसका दिया है कक्षा में व्याख्यान सुनना, और डी ऑप्शन है आपका दिया गया विज्ञान क्लब की स्थापना। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि कक्षा में व्याख्यान करना, कक्षा में व्याख्यान सुनना। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है कक्षा में व्याख्यान सुनना बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, विज्ञान क्लब की स्थापना से विद्यार्थियों में खोज की भावना का विकास होता है। विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? पहला दिया गया अवधारणा मानचित्र, बी दिया गया है वर्णन अभिलेख, सी दिया गया है पोर्टफोलियो, और डी दिया गया सत्र अंत उपलब्ध परीक्षण। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका वो हो जाता है आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। यानी कि अवधारणा मानचित्र भी सही है, वर्णन अभिलेख भी सही है, पोर्टफोलियो भी सही है, सत्र एवं अंत उपलब्धि परीक्षण आपका गलत ऑप्शन हो जाता है। तो देखेंगे किसमें ए बी सी सही है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही निकल कर आता है। तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाते हैं। और यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं, अवधारणा मानचित्र वर्णन अभिलेख पोर्टफोलियो जैसी आकलन की तकनीकियों द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। ये सभी आकलन की तकनीकियाँ बच्चों का स्तर रूप से आकलन करती हैं और उसके अधिगम कमियों के निदान और उपचार का अवसर प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, वर्ण अभिलेख या मौखिक परीक्षण? तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर सी, यानी कि वर्ण अभिलेख परीक्षण। ये परीक्षण जो है अवलोकन आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से हमें सही कथन बताना है। पहला दिया गया है पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। उसके बाद हमें दिया गया है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। उसका दिया गया ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है। उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन भी जो है आपका सही हो जाता है। उसका डी ऑप्शन देखें क्या दिया गया, डी ऑप्शन दिया गया है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ये सही हो जाता है सी। दो ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, ए और सी। तो देखेंगे नीचे कौन सा सही, यानी कि डी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सही निकल कर आता है, ए और सी। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, बकरी के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा एक प्रकार का ऊन है जो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं जिसे पश्मीना शाल कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग ऊन कारपेट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। पहला दिया गया है लंबा मेरुदंड, बी दिया गया बहुत सी मांसपेशियाँ, और सी दिया गया है आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक पलयों से मुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें दिया गया है केचुआ, घोंघा, अंकुशकृमि या सर्प। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर सी, यानी कि स्नेक या सर्प। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, सांप सरीसृप वर्ग का लंबी मेरुदंड वाला प्राणी है। यह जल तथा थल दोनों जगह पाया जाता है। इसका शरीर लंबी रस्सी के समान होता है जो पूरा का पूरा स्केलेटन से ढका रहता है। इसका शरीर आगे की ओर धकेलने के लिए अनेक बलों से मुड़ा होता है। सांप के पैर नहीं होते हैं, यह निचले भाग में उपस्थित घड़ारियों की सहायता से चलता फिरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। पहला दिया गया है सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। फिर दिया गया धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं। सी दिया गया धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं। उसके बाद अगला दिया गया है सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है अतः धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती हैं। फुफ्फुसीय धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मिलानों को सही क्रम में निरूपित करता है हमें बताना है। पहला दिया गया एस्टिक अम्ल, फिर लैक्टिक अम्ल, और इधर पता है इससे क्या किस में होता है दही, फिर पालक। उसके बाद इधर देख सकते हैं दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल, उसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल, और इधर दिया गया है नींबू वंश फल और विनेगर यानी कि सिरका। तो यहाँ पर देखेंगे किसमें कौन सा मैच करेगा। तो पहले एस्टिक अम्ल हमारा है, तो एस्टिक अम्ल आपका पाया जाएगा चौथे नंबर यानी कि सिरका में। ठीक है, यानी कि ए नंबर जो होता तो उसमें चौथा नंबर सही हो जाएगा। ए को सिरके से मिलाएंगे। फिर बी में हमें दिया गया लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा दही में, यानी कि इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, इसको इससे मिलाना पड़ेगा। फिर सी दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल, सी क्या दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल।
यानी कि सी जो आगजेलिक अम्ल है वो पाया जाएगा आपका पालक में, यानी कि ये दूसरा सही हो जाएगा, इसको इससे मिलाएंगे। उसका डी दिया गया एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल आपको इससे मिलाना पड़ेगा, ये नींबूवंश फल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा सही होना चाहिए। तो जो सही ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी में। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाता है। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही है, वो सबके सामने दिए गए हैं उसके, जैसे एस्टिक अम्ल ये सिरका में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, आगजेलिक अम्ल पालक में होता है, एस्कार्बिक अम्ल नींबूवंश फल में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई का वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है, और एक्स वाई क्या है हमें बताना है। ठीक है, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसका दिया गया है एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। उसका सी दिया गया है एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई एस्कार्बिक अम्ल है। उसका डी ऑप्शन दिया गया एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है। तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता हो जाता है बी, यानी कि एक्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा वाई जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहाँ नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह रसायन है, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है तथा भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी अपचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपचन से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी कोई प्रतिअम्ल एंटासाइड लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो वाई होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है तथा अपचन से मुक्ति दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? पहला ऑप्शन दिया गया डबल रोटी पकने में, उसका दिया गया है गन्ने के रस के किण्वन में, उसका दिया गया है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, उसका दिया गया दही बनने में। ठीक है, जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है आपका ए, डबल रोटी पकने में ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डबल रोटी जो होती है आपकी इसको पकाने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है डबल रोटी पकने में ईस्ट कवक का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करता है। CO2 के बुलबुले डबल रोटी को मुलायम बना देते हैं, जबकि राइजोबियम जीवाणु का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है हमें बताना है? मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण या वनोन्मूलन। तो जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि संरक्षण जो है इसमें सबसे अलग है। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं मरुस्थलीकरण, अपरदन या वनोन्मूलन सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र समस्याएं हैं। इससे पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जबकि पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को संरक्षण करने के लिए अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। ये वनस्पति जाति, प्राणी जाति, दृश्य भूमि एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, उसका दिया गया श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, उसका दिया गया क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, उसका डी ऑप्शन हमें दिया गया है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका हो जाता है सी, यानी कि क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। भोजन का पाचन,
फलों का पकना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। तो पहला दिया है मृत्तिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान। उसका दिया है गाद, मृत्तिका, रेत, बालू, बजरी, चट्टान। उसका सी ऑप्शन दिया गया है चट्टान, बजरी, रेत, बालू, गाद, मृत्तिका। उसका दिया गया है चट्टान, मृत्तिका, रेत, बालू, बजरी या गाद। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है ए या बी में से एक हो सकता है। तो मृत्तिका, फिर गाद, फिर रेत, फिर बजरी, फिर चट्टान। यानी कि सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता है ए ही हो जाएगा। यानी कि ये पहले मृत्तिका, उसके बाद गाद, उसके बाद रेत बनती है, उसके बाद बजरी, उसके बाद चट्टान। ये बढ़ता क्रम है जो इधर बढ़ता जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कणों के साइज आकार के अनुसार आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम निम्न ही प्रकार है। पहले मृत्तिका, नंबर 2 पर गाद, फिर रेत या बालू, उससे बजरी, फिर चट्टान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है। जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन का अवशोषित करना, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। उसका डी दिया गया है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। जो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है बी, यानी कि जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुल ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रिक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? रबड़ की पेटी का, लकड़ी की चम्मच का, ब्लेड का, कागज की पट्टिका का। तो सही ऑप्शन में निकल कर होता है आपका सी, यानी कि ब्लेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लेड जो होती है सुचालक होती है विद्युत की, ये सारे होते हैं कुचालक। ठीक है, इसीलिए गलत हो जाते हैं। नीचे देख भी सकते हैं। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। विद्युत परिपथ के संयोजक तार से जोड़ा जाता है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए ब्लेड का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? तो जब दर्पण की ओर आएगी तो 1 मीटर इधर बढ़ेगी और उधर प्रतिबिंब भी 1 मीटर बढ़ेगा, यानी कि जो उसकी दूरी रह जाएगी वो हो जाएगी 8 मीटर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, ये देख लीजिए। ये हमें देखिए दर्पण दिया गया है, वो इधर 5 मीटर खड़ी है तो 5 मीटर दूर प्रतिबिंब भी बन रहा है। ठीक है, तो टोटल दूरी उसके प्रतिबिंब कितनी होगी? 10 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद 1 मीटर वो बढ़ी, जब 1 मीटर इधर बढ़कर आई तो 4 मीटर होगी, तो प्रतिबिंब भी इधर बढ़ आया, तो अब दोनों के बीच की दूरी रह जाएगी 8 मीटर। ठीक है, अतः उसके दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 मीटर हो जाएगी, यानी कि सही ऑप्शन जो इसमें था आपका बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए कथनों में सही कथन को चुनिए। पहला दिया गया है इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। दूसरा दिया गया है इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। उसका सी दिया गया है हमें ऑप्शन इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। और डी हमें दिया गया इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, यानी कि इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। यहाँ देख सकते नीचे दिया भी गया है। 3 सेकंड में दोलन जो होता है 30 होते हैं, तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। तो आवृत्ति कितनी दी है? 10 हर्ट्ज, इसलिए समय आवर्तकाल बराबर होता है 1/n, यानी कि 1/आवृत्ति, तो t बराबर हो जाएगा 0.1 सेकंड। दोलन कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है उसकी आवृत्ति कहते हैं, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार जो आपके साइंस के क्वेश्चन थे 30 वो इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोग को सारी जानकारी इसमें मिल गई होगी। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी हमारी जो PDF फाइल हमने बनाई है उसको नहीं डाउनलोड किया है तो आप टेलीग्राम पेज पर जाइए, वहाँ पर शोभित एकेडमी आप टाइप कर देंगे, वहाँ से आप इसकी PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपकी 13वीं फाइल है। इसके अलावा 12 प्रैक्टिस हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।